Hello everyone, welcome to Smartly. My name is Dipali and I'm here to discuss with you some latest vocabulary words. All you need is a pen and a paper to jot down all the important information and also we will discuss some idioms and phrases. यहाँ पर हम कुछ नए शब्द और कुछ मुहावरे वाक्यांश डिस्कस करेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ड्विंडल. ड्विंडल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रिड्यूस या कम हो जाना टू सर्टेन एक्सटेंट कि वो काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश हो जाए. एक्सट्रीमली रिड्यूस जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं ड्विंडल. राइट, ओके. लिटरल मीनिंग डिमिनिश या क्षीण हो जाना. राइट गाइस, ओके. सिनोनिम इज डिक्रीज और रिड्यूस, जैसा मैंने आपको बताया था. ठीक है. एंटोनिम इज इंक्रीज. तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है दैट इज ड्विंडलिंग, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी चीज़ का बढ़ना, दैट इज इंक्रीज. राइट गाइज, ओके. फॉर एग्जाम्पल, द मेजॉरिटीज बिहाइंड द गवर्नमेंट बिगेन टू ड्विंडल एंड एजिटेशन स्टार्टेड टू ग्रो. फर्स्टली, जो मेजॉरिटीज़ थी गवर्नमेंट के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई, डिमिनिश होने लग गई, जिसकी वजह से लोगों में या गुस्सा है, जो अशांति है वो बढ़ने लगी. ठीक है. ये वर्ड एजिटेशन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है. इसका मतलब होता है अशांति. राइट, ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिबरेट. डेलिबरेट मतलब होता है केयरफुल, सविचार, विचार के साथ. जब आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ भी काम या कोई काम करते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं, उसको कहते हैं हम डेलिबरेट. आपने जनरली डेलिबरेट एफर्ट सुना होगा. काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के किया गया एफर्ट या स्टेप को हम डेलिबरेट स्टेप्स या डेलिबरेट एफर्ट कहेंगे. राइट, यू कैन सी इन दिस इमेज. इस इमेज में आप देखिए ये गर्ल कितना प्लान करके अपना प्रैक्टिस कर रही है. शी इज़ जॉटिंग डाउन ऑल द नोट्स मे बी, या पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ. इसको हम कहते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस. राइट गाइस, ओके. देन जब कोई चीज़ बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं की जाती उसको हम कहते हैं हैस्टी. ठीक है. जैसे हम लोग अगर बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो उसको हम हैस्टी डिसीजंस कहते हैं या हेस्टी डिसीजंस. राइट, कुछ सोच समझ के ना किया गया हो दैट इज़ हैस्टी. जो अच्छे से सोच समझ के किया गया हो दैट इज़ डेलिबरेट. राइट गाइज, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको एंटोनिम्स को ऐसे ही समझना है कि ये इसका अगर ऑपोजिट आपसे पूछा जाता है. नो, ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको हर जगह कुछ ना कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे एंड आपको उन सबको नोट डाउन करके रखना है. राइट, ओके. फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक इन अ क्लियर डेलिबरेट मैनर. उसने बहुत क्लियर और केयरफुल तरीके से बोला. राइट, ओके. आई होप दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू. लेट्स गेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रेसिव. रिप्रेसिव मतलब होता है कुछ किसी को अपने वर्ड से या अपनी पावर से दबाना, दमनकारी. जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. ये सब सिनोनिम्स हैं गाइस. रिप्रेशन, रिप्रेसिव, ऑपरेसिव, सप्रेसिव, या फिर रिप्रेशन, ऑपरेशन एंड सप्रेशन. ओके, ठीक है. तो किसी को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करना, किसी की वॉइस को दबाने की कोशिश करना इज़ रिप्रेशन और रिप्रेसिव. ठीक है. तो जो बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी मानता है, या ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा पावर है, वो रिप्रेशन शो करने की कोशिश करता है. ठीक है. या फिर अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है अपनी पावर को लेके, उसको हम कहेंगे डिस्पोटिक एंड दैट इज़ रिप्रेसिव. राइट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? जब कोई बंदा दबाने की कोशिश नहीं करता, आपको पूरी तरीके से लिबर्टी देता है सब कुछ करने की. ही थिंक्स दैट एवरी सिंगल पर्सन हैज़ हिज और हर ओन राइट्स. ठीक है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक. आपने डेमोक्रेसी सुना होगा. ठीक है. डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक इंडिविजुअल के अपने राइट्स हैं. ठीक है, कोई भी दमन नहीं कर सकता वहाँ पे. दैट्स वाई इट इज़ द एंटोनिम ऑफ रिप्रेसिव. राइट, ओके.
For example, it was clear that he could not continue the repressive tactics of his predecessor. First of all, हमने predecessor ये वर्ड के बारे में डिस्कस किया था जब हम अनप्रेसिडेंटेड पढ़ रहे थे. ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड होता है जिससे पहले कुछ ना हुआ हो. ठीक है, जबकि प्रेडिसेसर होता है कि जब जैसे 1 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 2, 2 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 3. ठीक है, पहले आने वाले को प्रेडिसेसर कहते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर था कि वो अपने प्रेडिसेसर की रिप्रेसिव दमनकारी टैक्टिक्स, तौर तरीके, टैक्टिक्स तौर तरीके. ठीक है, आप देख रहे हैं आपको हर एग्जाम्पल में, हर स्लाइड में मोर देन वन वर्ड आपको इंटरेस्टिंग और न्यू मिलेगा. आई होप यू आर लर्निंग एवरीथिंग टुगेदर विद मी, राइट गाइस? ओके, तो वो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था कि द पर्सन जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो उसके रिप्रेसिव तौर तरीके अपने प्रेडिसेसर के कंटिन्यू नहीं कर सका, राइट? ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवीनिंग. ओवरवीनिंग क्या होता है? समबडी हु इज ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और आता है प्रिजम्पटुअस. ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वर्ड भी लेटेस्ट एडिटोरियल में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, प्रिजम्पटुअस. ठीक है, समबडी हु इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, somebody who is conceited. ठीक है, और cocksure, he is very very sure that everything what that person is doing is right. Okay guys, right? Can you see this image? This person walking in front of a screen, he has worn a crown and he is like working up on his tie and all. He's thinking that he is the most superior, whatever he is doing it is perfect. आत्माभिमानी या ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, राइट? तो ये होता है ओवरवीनिंग. ओके, देन इसका इंटोनिम होगा मॉडेस्ट. कोई अगर बहुत ज़्यादा शाय है या ऑनेस्ट है, दैट विल बी द इंटोनिम ऑफ ओवरवीनिंग. ओके, आई वांट टू टेल यू वन थिंग. इस वीनिंग को आप वीनिंग के साथ ना कंपेयर करें, जिसका मतलब होता है इरिटेटिंग तरीके से रोना या परेशान होना. ठीक है, और अपनी किसी भी बात को लेके सैड होते रहना, बोलते रहना, दैट इज़ वीनिंग. दैट इज़ WHEENING. दिस इज WEENING. ओके, राइट. विल टेक वन एग्जाम्पल. शी इज़ ड्रिवन बाय ओवरवीनिंग एम्बिशन. ओवर कॉन्फिडेंट एम्बिशन की वजह शी वॉज ड्रिवन बाय दिस ओवरवीनिंग एम्बिशन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट को आपने डेट्रीमेंटल पढ़ा होगा. ठीक है, तो डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल. जैसे किसी मेडिसिन के या किसी थेरेपी के किसी एक्सरसाइज के भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं विच व्हेन नॉट डन इन अ प्रॉपर वे उनके डेट्रीमेंटल मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, राइट? तो नुकसानदेह. तो अगर डेट्रीमेंटल नुकसानदेह है तो डेट्रीमेंट होता है नुकसान, राइट? तो डेट्रीमेंट मीन्स हार्म, एज आई हैव शोन इट हियर. ठीक है, लिटरल मीनिंग इज हार्म, हानि. इसको आप नुकसान भी लिख सकते हैं, राइट? ओके, देन सिनोनिम्स, डैमेज और इंजरी. ठीक है, जब किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचता है तो दैट इज डैमेज और इंजरी. दैट इज द सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंट. एंटोनिम इज बेनिफिट. अगर किसी को हानि नहीं है, लाभ हो रहा है, तो दैट इज बेनिफिट. इट इज द एंटोनिम ऑफ डेट्रीमेंट, राइट गाइज? देन फॉर एग्जाम्पल, ही सिट्स अप वेरी लेट टू द डेट्रीमेंट ऑफ हिज हेल्थ. वो बहुत ज़्यादा लेट तक बैठा रहता है या जगा रहता है जिससे उसकी हेल्थ को काफ़ी हानि पहुंच रही है. I hope all the words, sentences, synonyms, antonyms and meanings are very clear for you. Next word is provocative. Provocative मतलब जब किसी को उकसाने की कोशिश की जाती है उसको हम provocative कहते हैं. ठीक है, तो provocative का मतलब उत्तेजक भी होता है और
उकसाने योग्य भी होता है। ठीक है, जब आप किसी को पुश करते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शन से कुछ करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा अनॉय, परेशान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उत्तेजक स्टेप्स या उकसाने जैसे स्टेप्स, ठीक है। सो इरिटेटिंग, यू नो ऑल कि इरिटेटिंग अनोइंग होता है, ठीक है। एक्सैस्परेटिंग भी यही होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें जिनसे आप बहुत परेशान हो रहे हैं, दैट इज़ एक्सैस्परेटिंग, राइट। लेकिन अगर किसी चीज़ से आपको सूदिंग इफेक्ट मिल रहा है, शांति मिल रही है, दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ प्रोवोकेटिव, ठीक है। सूदिंग, शांति देने योग्य, ठीक है। तो उकसाने योग्य, परेशान करने योग्य, वो हो गया प्रोवोकेटिव। शांत करने योग्य, सूदिंग, राइट गाइस। ओके, सो विल गो टू द एग्जाम्पल। Rather than start a debate, the teacher chose not to respond to the student's provocative question on religion. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिचुएशन है, देयर मस्ट बी अ क्लास, जहाँ पे एक बच्चे का प्रोवोकेटिव क्वेश्चन था रिलीजन पे, ठीक है। तो टीचर ने सोचा कि इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से डिबेट हो सकता है, राइट। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज प्रिजम्पटुअस। इफ़ यू रिमेंबर, ये वर्ड हमने अभी पढ़ा था। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन टू लेट मी नो दैट यू रिमेंबर द वर्ड जिसके लिए हमने अभी प्रिजम्पटुअस पढ़ा था। ओके, या इन दिस स्लाइड आई हैव नॉट मेंशन्ड द सेम वर्ड, बट इन द प्रीवियस स्लाइड्स ऑफ द सेम सेशन आपको इसका एक और मतलब मिल जाएगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू नो कि आप कितना ज़्यादा ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। यू आर विद मी इन द स्ट्रीम, ओके गाइज, राइट। तो प्रिजम्पचुअस जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रिजम्पचुअस मतलब होता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अक्खड़ हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रिजम्पचुअस। बट आई वॉन्ट टू नो द मेन वर्ड जो विच आई हैड रिटन ऑन द सेम पोजिशन here, ठीक है। ओके, तो इसको हम ब्रेजन भी कहते हैं, एरोगेंट भी कहते हैं, ओके गाइज, राइट। ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट, ओके। देन टिमिड मतलब होता है शाय, ठीक है। इस यहाँ पे हम मॉडेस्ट भी लिख सकते हैं, as we had discussed in our previous slides, right? Okay, for example, it was rather presumptuous of her to assume I would not get her a birthday present, ठीक है। तो जब हम इस सेंस में presumptuous कहते हैं ना, that she was a presumptuous lady, जब हम एडजेक्टिव की फॉर्म में किसी की विशेषता, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, इट मे बी अ नेगेटिव क्वालिटी, जैसे प्रिजम्पटुअस इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो शी वॉज अ प्रिजम्पटुअस लेडी, ठीक है। सो इस सेंस में हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसी के बारे में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सेम लेडी अगेन, तो मैं ऐसे बोलूँगी, उसका ये ऐसा होना काफ़ी प्रिजम्पटुअस था उस लेडी का, ऑफ हर, ठीक है। तो इसको प्रिजम्पटुअस ऑफ, इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, राइट। सो उस लेडी का काफ़ी अक्खड़ होना, एरोगेंट होना था, ये सोचना कि मैं उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लेके आऊँगा या आऊँगी, राइट गाइस। नेक्स्ट वर्ड इज़ अंडरलाई। अंडरलाई आप सभी को पता है, जैसे इफ़ यू हैव अ ड्रेस विद लुक थ्रू क्लॉथ, मतलब जिसके थ्रू एंड थ्रू, एक क्लॉथ के थ्रू एंड थ्रू विजिबल है, तो उसके नीचे हम व्यू को ब्लॉक करने के लिए एक लाइनिंग लगाते हैं, ठीक है। या बेड में क्या होता है, बेड शीट के नीचे देयर इज़ अ मैट्रेस, ठीक है। सो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मैट्रेस वॉज अंडरलाइंग अंडर द शीट, या फिर अंडर द बेड देयर वॉज अ माउस, तो देयर वॉज अ माउस, there was a mouse underlying the bed, okay, तो this is underlying, okay। तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो फंडामेंटल, किसी चीज़ की नींव रखना। हमने वॉल बनाई, यहाँ पे हमने फर्स्ट इसकी नींव रखी, फर्स्ट ब्रिक रखी, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम जो बेसिक्स लर्न करते हैं उसको हम फंडामेंटल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन में
हमने आपको दो मीनिंग्स बताए हैं. अंडरलाइंग मतलब समथिंग विच इज़ लाइंग बीनीथ, एंड फंडामेंटल किसी चीज़ की नींव. ओके, तो कुछ बेसिक होना या बेसल होना, बेसल भी बेसिक ही होता है गाइस, ठीक है. ओके, जबकि जो सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट जनरली हम साथ में होता है. इट इज़ नॉट समबडी जो आपके मतलब सबऑर्डिनेट इज एक्चुअली अ पोजिशन जिसमें नोबडी वर्क्स अंडर यू, पीपल वर्क अलोंग विद यू, ठीक है. एंड कुछ ऐसे बेजल नहीं है. आई वॉन्ट टू क्लियर दिस थिंग फॉर यू अगेन. जैसे देर इज़ अ टीम मे बी इन द बैंक और समवेयर, कि जैसे मैनेजर्स होते हैं, राइट, ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, ठीक है. तो this position will be the most basal position. Maybe it's a peon or maybe it's a guard, security guard. तो इसको हम कहेंगे this fundamental or underlying position. but subordinate यहाँ पे जो ऑफिसर हैं उनके लिए क्लर्क की पोजीशन एक सबऑर्डिनेट पोजीशन है, बट मे बी दिस पोजीशन इज नॉट द मोस्ट अंडरलाइंग वन, राइट गाइज. ओके, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स are very often underlie apparently physical disorders. तो psychological problems का generally जो base होता है, fundamental होता है, वो physical problems के साथ associated होता है, right? Okay. Next word is macabre. How do you pronounce it? Macabre. ठीक है, macabre. Okay. बाय डेफिनेशन जब कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है, ग्रूसम होता है, इट कैन बी एन एक्ट, इट कैन बी अ सीन, कुछ भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कोई सीन भी हो सकता है, कोई राइटिंग भी हो सकती है. जब कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर होता है तो उसको मैकैब्र कहते हैं, ठीक है. एक्सट्रीमली ग्रिम, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा भयानक. ग्रिम मतलब जब कुछ भयानक होता है, ठीक है. ऑल राइट. देन इंटोनिमस प्लेजेंट, अगर कुछ भयानक नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अपीलिंग है, तो प्लेजेंट, इट विल बी द इंटोनिम ऑफ मकैब्र. सो मकैब्र इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट गाइज. ओके, देन इवन द पुलिस वॉज हॉरिफाइड एट द मकैब्र नेचर ऑफ किलिंग. जितनी भयानक नेचर ऑफ किलिंग्स थी, किलिंग्स मतलब किसी को मार देना, ठीक है. तो जितने ज़्यादा किलिंग रिलेटेड क्राइम्स हो रहे थे, पुलिस वॉज ऑल्सो हॉरिफाइड कि वो कितने ज़्यादा भयंकर या भयानक थे, राइट गाइज. ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड विद आवर वर्ड्स एंड वी आर हियर टिल idioms एंड phrases. फर्स्ट idiom ऑफ द डे इज टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई सिचुएशन ऑलरेडी ठीक नहीं है उसको और वर्स कर देना, ठीक है. आपने अपने टेंसेस ऐसे पढ़े होंगे, बेटर, वर्स, वर्स्ट. इसमें ना आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं. पहली बात तो वर्ड्स, देयर इज़ नथिंग लाइक सच वर्ड, ठीक है. तो हम पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, जिसमें ये मीडियोकर हो जाता है मीडियम लेवल का, ये इनिशियल लेवल का, और दिस इज़ द बेस्ट वन, ठीक है. जबकि बेटर, वर्ड्स, वर्स्ट में क्या होता है, ऑपोजिट चलता है. बेटर इज ओके, वर्स इज, इट इज डेट्रीमेंटल साइड ऑफ बेटर, ठीक है. कुछ थोड़ा सा नेगेटिव है, दैट इज वर्स. जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मोस्ट है, दैट इज वर्स्ट, ठीक है. तो यहाँ पर चीज़ें बेटर हो रही हैं और यहाँ पे चीज़ डेट्रीमेंटल हो रही है. इस हिसाब से इनके वर्ड फॉर्म्स चलते हैं. तो जब आप किसी सिचुएशन को और बुरा कर देते हैं, ठीक है, तो मे बी मेकिंग द सिचुएशन वर्स और वर्स्ट, उसको हम कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, ठीक है. कैन यू सी दिस दिस गाय मस्ट हैव ब्रोकन द लेग ऑफ दिस पर्सन, ठीक है. और उसके बाद ही इज सेइंग यू स्मेल, राइट, दैट इज सो मीन, राइट. तो इसने इसकी ऑलरेडी मे बी इसको चोट लगी हुई है एंड द पर्सन इज इंसल्टिंग दिस पर्सन अगेन, दोबारा उसको मे बी मेंटली इंजर कर रहा है. दैट इज making the situation of this patient worse, right.
फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, टू एड इंसल्ट टू इंजरी द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ द बाइक. सो दिस पर्सन वॉज ऑन द बाइक, इट वॉज हिट बाय अ कार, लेकिन हिट करने के बाद भी कार बिना रुके चली गई. ठीक है, तो इट वॉज लाइक मेकिंग द सिचुएशन वर्स फॉर दिस पर्सन हु वॉज ऑन द बाइक. ओके गाइज, नेक्स्ट एंड द लास्ट इडियम ऑफ द डे इज होल 9 yards. आप कभी सड़क पे चले हैं, अब वहाँ पर क्या होता है गाइज, ये पूरा डिस्टेंस है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मे बी दिस डिस्टेंस इज ऑफ 9 yards. ठीक है, तो अगर आप इसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे यहाँ तक, तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, इट वोंट साउंड कंप्लीट. ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस और ईडियम्स होते हैं ये भी ऐसी किसी न किसी एक एनेक्डोट या स्टोरी से लिए जाते हैं. ठीक है, तो वहीं से ये आया होल 9 yards. तो किसी चीज़ को कंप्लीटली करना, the entire thing, all of something or cover something completely is whole 9 yards. Right guys? Okay. For example, can you see this image? इस image में क्या है, this person has gotten ready. ठीक है, तो अब इसके लिए he must have chosen some dress material. Properly ready होने के लिए you should be having a dress material, you should be having proper cutouts, properly tailored suits, then vest inside it, then related accessories, maybe tie, bow, shoes, whatever you need to be ready at your best. ठीक है, तो आप कुछ भी कमी नहीं छोड़ सकते. तो जब आप पूरा सब कुछ कवर कर लेते हैं, ऑल एंटायर थिंग कवरिंग अप सो दैट यू डोंट लीव एनीथिंग, इसका मतलब होता है गोइंग whole 9 yards, right? For example, the mountain trail was difficult for me, but I wanted to go to whole 9 yards. जो mountain trail थी, जो mountain trek था, trail means trek, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बट आई वॉन्टेड टू कवर इट कम्प्लीटली, आई वॉन्टेड टू गो फॉर इट कम्प्लीटली whole 9 yards. So that was all for today guys. Thank you very much for watching. If you like the session, please hit the like button and share it also so that it can help other students. Take care, stay safe. It is always lovely teaching you.